नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। आज हम लोग देखेंगे एडिटोरिया के 5000 ऑब्जेक्टिव बुक से सेट नंबर 88 नंबर सेट देखेंगे। 3-4 दिन से सेट नहीं आ रहे हैं, ड्यूटी में व्यस्तता के कारण वीडियो नहीं बना पा रहे, समय नहीं मिल पा रहा है। दोस्तों पूरा वीडियो आप लोग देखिएगा, सारे प्रश्नों को बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास किया है। तो पूरा वीडियो आप लोग देखिए, देखने के बाद अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर देंगे। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। प्राचीन भारत में भारत की यात्रा करने वाले निम्न विदेशी यात्रियों का सही क्रम क्या है। तो इसका सही क्रम में सबसे पहले आए थे मेगास्थनीज, संयुग्गन, ह्वेनसांग और इत्सिंग। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। मेगास्थनीज की बात करें तो यह 304 ईसा पूर्व 304 ईसा पूर्व से 299 ईसा पूर्व तक भारत में रहा था। वहीं संयुग्गन की बात करें तो यह 518 ईस्वी में जो है आया था। वहीं ह्वेनसांग की बात करें तो यह हर्षवर्धन के समय 627 ईस्वी से 643 ईस्वी तक भारत में रहा था। और इत्सिंग की बात करें तो इत्सिंग यह जो है 675 ईस्वी के आसपास भारत आया था। तो सबसे पहले कौन आया? मेगास्थनीज आया। मेगास्थनीज लगभग 10 वर्षों तक नालंदा विश्वविद्यालय में रहा था। चलिए देखते अगला प्रश्न। डायनीसियस कौन था? तो डायनीसियस यह राजा टॉलमी का राजदूत था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये आया था किनके दरबार में? तो ये आया था बिंदुसार के दरबार में। किसके दरबार में? बिंदुसार के दरबार में आया था डायनीसियस। अगला प्रश्न है, सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव की हत्या किस शासक द्वारा कराई गई थी? तो ये जहांगीर के द्वारा करवाया गया था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। खुसरो की सहायता के लिए इन्हें जो है इनकी हत्या कराई गई थी। वहीं बात करें गुरु अर्जुन देव, तो आदि ग्रंथ की रचना और हरमंदर साहब का निर्माण कराया था गुरु अर्जुन देव ने। वहीं बात करें औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर की हत्या कराया था इस्लाम धर्म नहीं स्वीकारने के कारण। वहीं बात करें सिखों के प्रथम गुरु थे गुरु नानक। उन्होंने लंगर व्यवस्था शुरू किया था। लंगर व्यवस्था प्रारंभ किसने किया था? गुरु नानक ने। लंगर को स्थायी बनाया था गुरु अंगद ने गुरुमुखी लिपि प्रारंभ किया था। वहीं बात करें इसके बाद थे अमरदास, विवाह लवन पद्धति की शुरुआत किया था। इनकी पुत्री थी बीबी भानी, उनको अकबर ने जमीन दान में दिया था। वहीं बात करें इसके पति थे रामदास, जो अगले गुरु हुए। उन्होंने अमृतसर जलाशय और अमृतसर नगर की स्थापना किया था। वहीं गुरु हरगोविंद ने सिखों को सैन्य रूप दिया। और 10वें गुरु कौन थे? तो 10वें गुरु गोविंद सिंह थे। कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। निम्न में से कौन सी एक विशेषता एकता व्यवस्था की नहीं है? तो एकता व्यवस्था की कौन सी विशेषता नहीं है, देख लेते हैं। एकता एक राजस्व एकत्रित करने की व्यवस्था थी। बिल्कुल सही, ये विशेषता है। रियासतनामा एकता व्यवस्था की जानकारी का स्रोत था। ये भी सही है। एकता से एकत्रित राजस्व सीधा सुल्तान के खाते में जाती थी। ये गलत है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। वहीं बात करें मुक्ति को एकता से एकत्रित राजस्व से सैनिक रखने पड़ते थे, तो ये भी सही है। वहीं एकता व्यवस्था प्रारंभ किया था इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता है। 40 गुलाम सरदारों के गुट, जिसे तुर्के चहलगामी कहते हैं, किसने प्रारंभ किया था? तो ये इल्तुतमिश ने प्रारंभ किया। इल्तुतमिश ने शुद्ध अरबी सिक्के जारी किए, चांदी का टक्का और तांबा का जितल प्रारंभ किया। वहीं बात करें कुतुब मीनार का निर्माण जो पूरा किसने कराया? इल्तुतमिश ने कराया। मकबरा निर्माण शैली के जन्मदाता के रूप में जाना जाता है इल्तुतमिश को। किसे? इल्तुतमिश को। इनके दरबारी कवि की बात करें तो मिनहाज उज सिराज जो है इल्तुतमिश का दरबारी कवि था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यदि वर्ष में हम एक बार मेढक की तरह टटराए तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। कांग्रेस की कार्यप्रणाली के संदर्भ में उक्त टिप्पणी किसने की थी? तो ये किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। वहीं लाला लाजपत राय ने क्या कहा था? तो कहा था कांग्रेस डफरिन के दिमाग की उपज है। डफरिन की दिमाग की उपज है। वहीं अरविंद घोष ने कहा था कांग्रेस क्षय रोग यानी टीबी से ग्रसित है, क्षय रोग से पीड़ित है। वहीं अश्विनी कुमार दत्त इन्होंने कहा था कांग्रेस का सम्मेलन
3 दिन का तमाशा है, 3 दिनों का तमाशा है। वहीं पाल जी ने क्या कहा था, कांग्रेस एक प्रकार की याचना करने वाली संस्था है, एक प्रकार की याचना करने वाली संस्था। वहीं बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा था कांग्रेस के लोग पद के भूखे हैं, कांग्रेस के लोग पद के भूखे हैं। जबकि करजन ने क्या कहा था, तो कांग्रेस पतन की ओर लड़खड़ाती हुई गिर रही है, यह करजन का कथन था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित शैक्षणिक संस्थानों के संदर्भ में सही सुमेलित नहीं है, देखना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है, देख लेते हैं। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय सर सैयद अहमद खां, बिल्कुल सही है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय मदन मोहन मालवीय, ये भी सही है। बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना सर विलियम जोन्स, ये गलत है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बनारस संस्कृत कॉलेज। इसकी जो स्थापना है किसने किया था, तो 1782 ईस्वी में जोनाथन डंकन ने किया था, जोनाथन डंकन ने किया था। और फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना लॉर्ड वेलेस्ली ने कराया था, तो ये भी सही है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न है सहायक संधि प्रणाली लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा लाया गया, इसके अंतर्गत सिंधिया राज कब सम्मिलित हुआ, यानी सिंधिया को कब इसे मिलाया गया, तो सिंधिया को कब मिलाया गया था, ये मिलाया गया था 1804 ईस्वी में, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सहायक संधि प्रणाली ये शुरुआत किया था लॉर्ड वेलेस्ली के समय में, लॉर्ड वेलेस्ली। तो सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम राज्य था हैदराबाद, कौन था, हैदराबाद था। इन्होंने 1758 ईस्वी में सहायक संधि स्वीकार किया था, 1758 ईस्वी में। वहीं बात करें उसके बाद मैसूर यह 1799 ईस्वी में सहायक संधि स्वीकार किया। उसके बाद तंजौर अक्टूबर 1799 में सहायक संधि स्वीकार किया था। उसके बाद अवध की बात करें तो 1801 ईस्वी में, अवध 1801 ईस्वी में। वहीं बात करें सहायक संधि किसने स्वीकार नहीं किया था, तो सहायक संधि इंदौर के जो होलकर थे, इंदौर के होलकरों ने सहायक संधि स्वीकार नहीं किया था। इससे सहायक संधि की बात करें तो इस वेलेस्ली से पहले फ्रांसीसी गवर्नर थे एक डुप्ले, उन्होंने इसका प्रयोग किया था, किसका, सहायक संधि का। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। 1857 की क्रांति के ठीक बाद कौन सा विद्रोह हुआ था, तो 1857 की क्रांति के ठीक बाद हुआ था नील विद्रोह। क्या हुआ था, नील विद्रोह, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नील विद्रोह। यह 1859 से 60 के आसपास हुआ था, 59 से 60 के आसपास हुआ था। और इसके नेता थे दिगंबर, कौन थे, दिगंबर इसके नेता थे। वहीं बात करें सन्यासी विद्रोह तो इसके नेता थे केना सरकार और डिरजी नारायण। और ये हुआ था कब, तो ये हुआ था 1760 के आसपास प्रारंभ हुआ था, 1760 के आसपास। पावना विद्रोह इसके नेता कौन थे, तो इसके नेता थे ईश्वरन चंद्र राय और शंभू, 1873 से 76 के आसपास हुआ था। और संथाल विद्रोह की बात करें तो इसके नेता थे कौन, सिंधु कांदू, ये 1855-56 के आसपास हुआ था। तो 57 के बाद कौन सा हुआ था, तो हुआ था नील विद्रोह। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। बंदी जीवन किसकी कृति है, तो बंदी जीवन यह सचिंद्रनाथ सन्याल की कृति है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, किसका, सचिंद्रनाथ सन्याल का। अरविंद घोष की बात करें तो लाइफ डिवाइन और सावित्री किसकी कृति है, अरविंद घोष की, किसकी, अरविंद घोष की। वारिंद्र कुमार घोष भवानी मंदिर किसकी कृति है, तो यह है वारिंद्र कुमार घोष की कृति। वहीं तिलक की बात करें तो इन्होंने गीता रहस्य का रचना किया था, गीता रहस्य की रचना किया था बाल गंगाधर तिलक ने। इन्होंने मराठा और केसरी पत्र का भी संपादन किया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन में विवाद को सुलझाने के लिए गांधी जी ने सत्याग्रह किया, यह किस कारण हुआ था, तो ये जो अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन था, ये इसका कारण क्या था, तो फ्लैग बोनस विवाद, ये इसका मूल कारण था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये हुआ था 1918 के आसपास, 1918 के पास। गांधी जी का पहला भूख हड़ताल था,
इसके बाद खेड़ा आंदोलन हुआ। खेड़ा आंदोलन 1800 ये कर लीजिएगा 1918 ईस्वी में, 1918 ईस्वी में यह प्रथम पूर्ण किसान सत्याग्रह था। कौन? खेड़ा, खेड़ा का आंदोलन। वहीं चंपारण सत्याग्रह हम लोग जानते हैं 1917 में नील की खेती के लिए 3 कठिया प्रणाली लागू कर दिया गया था। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा निम्न में से कौन सी संस्था स्थापित की गई? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी उन्होंने इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किया। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं बॉम्बे एसोसिएशन, इसकी स्थापना दादा भाई नौरोजी ने किया था। किसने? दादा भाई नौरोजी ने। मद्रास नेटिव एसोसिएशन, मद्रास नेटिव एसोसिएशन की स्थापना किसने किया? तो गुजुलू नर सू चेड्डी ने किया था। वहीं बात करें नेशनल इंडियन एसोसिएशन, नेशनल इंडियन एसोसिएशन की स्थापना आनंद बोस और सुरेंद्र नाथ ने किया था। आनंद बोस और सुरेंद्र नाथ ने किया था 1876 ईस्वी में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सरकार द्वारा पूंजीगत भुगतान का उदाहरण है? तो ऋण पुनर्भुगतान, ये जो है पूंजीगत भुगतान का उदाहरण बिल्कुल। ऋण पर ब्याज भुगतान ये नहीं है। रक्षा प्रौद्योगिकी की खरीद ये भी है। तो आंसर हो जाएगा 1 और 3, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस पंचवर्षीय योजना में मानव संसाधन के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी? तो कौन सी पंचवर्षीय योजना में? 8वीं पंचवर्षीय योजना में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका काल था ये 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 97 के बीच। वहीं इसी में राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना किया गया। राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना, प्रधानमंत्री रोजगार योजना प्रारंभ हुआ था 8वीं पंचवर्षीय योजना में। 9वीं पंचवर्षीय योजना इसमें जो है न्यायपूर्ण वितरण और समानता के साथ विकास इसका लक्ष्य था। वहीं 10वीं पंचवर्षीय योजना तो देश में गरीबी और बेरोजगारी को दूर करना और अगले 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय को दुगुना करना इसका लक्ष्य था। वहीं 11वीं पंचवर्षीय योजना हमेशा एग्जाम में आता है, तीव्रतम एवं समावेशी विकास। ये किसका लक्ष्य, इसमें किसका लक्ष्य था? तो ये 11वीं पंचवर्षीय योजना का। और 12वीं पूछा जाए तो तीव्र, अधिक समावेशी और धारणीय विकास, ये लक्ष्य था 12वीं पंचवर्षीय योजना का। तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नांकित में कौन राष्ट्रीय आय को व्यक्त करता है? तो राष्ट्रीय आय को व्यक्त कौन करेगा? तो स्थिर बाजार मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। 8 मूल उद्योगों के सूचकांक में निम्नलिखित में से किसको सर्वाधिक महत्व दिया गया है? तो 8 मूल उद्योग का जो सूचकांक है उसमें सर्वाधिक महत्व जो दिया गया है वह रिफाइनरी उत्पाद। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। किस पर दिया गया है? रिफाइनरी उत्पाद जो है ये 8 में से सबसे अधिक जो है रिफाइनरी उत्पाद का महत्व दिया गया। अच्छा 8 जो हैं 8 मूल उद्योग उसे हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे अधिक महत्व है रिफाइनरी उत्पाद, उसके बाद बिजली, किसका? बिजली, उसके बाद इस्पात, उसके बाद कोयला, उसके बाद कच्चा तेल, उसके बाद प्राकृतिक गैस, उसके बाद सीमेंट और उर्वरक। तो सबसे अधिक महत्व दिया गया है रिफाइनरी उत्पाद का। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न है राज्यसभा के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। देख लेते हैं। राज्यसभा एक स्थायी सदन है, बिल्कुल सही। प्रत्येक 2 वर्ष पश्चात इसके 2/3 सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं, बिल्कुल गलत। 2 वर्ष के बाद 1/3 सदस्य जो है अवकाश ग्रहण करते हैं, तो ये हो जाए गलत। वहीं राज्यसभा सदस्यों का प्रत्यक्ष चुनाव जो है प्रत्यक्ष होता है, ये भी गलत। अप्रत्यक्ष तरीके से इसका चुनाव होता है। उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए राज्यसभा में ही प्रस्ताव लाया जाता है, तो ये भी सही। तो 1 और 4 सही है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उपराष्ट्रपति को हटाने की जो प्रस्ताव है वह केवल राज्यसभा से ही पास होना चाहिए, जबकि राष्ट्रपति किसी भी सदन से, राज्यसभा या लोकसभा किसी भी सदन से। उपराष्ट्रपति के चुनाव के निर्वाचन मंडल में शामिल होते हैं
इसमें संसद के निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य शामिल होते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य, यानी निर्वाचित और मनोनीत जो होते हैं वो सभी इसमें शामिल होते हैं। वहीं बात करें राष्ट्रपति के चुनाव में, यानी प्रेसिडेंट के चुनाव की बात करें, तो इसमें राष्ट्रपति के चुनाव में हम लोग जानते हैं लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधानमंडल के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, केवल निर्वाचित, मनोनीत नहीं लेते हैं। क्यों? क्योंकि मनोनीत हम लोग जानते हैं मनोनीत कौन करते हैं, तो राष्ट्रपति करते हैं, इसलिए उसमें राष्ट्रपति के चुनाव में मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं, केवल निर्वाचित सदस्य जो होते हैं लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधानमंडल। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। संविधान के किस अनुच्छेद में अखिल भारतीय सेवाओं का उपबंध किया गया है? तो अखिल भारतीय सेवाओं का उपबंध किया गया है अनुच्छेद 312 में। किसमें? 312 में किया गया है। वहीं 315 की बात करें तो अनुच्छेद 315 में संघ राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग की व्यवस्था किया है। लोक सेवा आयोग, लोक सेवा आयोग, इसकी व्यवस्था किया गया है अनुच्छेद 315 में, जबकि अखिल भारतीय सेवाओं का उपबंध किया गया है 312 में। 308 की बात करें तो संघ राज्य के अधीन सेवाएं, राज्य पद का उल्लेख किया गया है 308 में। 309 की बात करें तो लोक सेवकों की भर्ती और सेवा शर्त का वर्णन है 309 में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस विभाग का मंत्री बनाया गया था? तो ये खाद्य एवं कृषि मंत्री बने थे। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, खाद्य और कृषि मंत्री बने थे। जबकि श्रम मंत्री बने थे जगजीवन राम, जगजीवन राम। संचार मंत्री बने थे रफ़ी अहमद किदवई, रफ़ी अहमद किदवई। उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री बने थे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। जबकि विधि यानी कानून मंत्री बने थे अंबेडकर जी, भीमराव अंबेडकर। और शिक्षा मंत्री बने थे अब्दुल कलाम आज़ाद, अब्दुल कलाम आज़ाद। प्रधानमंत्री तो आप लोग जानते हैं पटेल नेहरू जी बने थे। और गृह मंत्री बने थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल। और वित्त मंत्री बने थे, वित्त मंत्री बहुत बार एग्जाम में आया, आर.के. षणमुख शेट्टी बने थे। वहीं स्वास्थ्य मंत्री की बात करें तो राजकुमारी अमृत कौर बनी थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एग्जिट पोल कब जारी होता है? तो एग्जिट पोल ये जारी कब होता है? तो चुनाव के तुरंत बाद, जैसे ही चुनाव समाप्त होते हैं उसके बाद जो है एग्जिट पोल जारी होता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। यानी अगर किसी राज्य में विधानसभा के चुनाव हुई है और 5 चरण में चुनाव हुआ है, तो जब तक पाँचों चरण समाप्त, पहले प्रथम चरण के बाद भी एग्जिट पोल जो है जारी किया जाता था, लेकिन अभी जो है सारे चुनाव जब तक संपन्न नहीं होंगे, विधानसभा के मान लीजिए 5 चरण में चुनाव हो रहे, तो पाँचों चरण समाप्ति के जैसे समाप्ति होगा उसके बाद एग्जिट पोल जारी कर दिया जाता। अच्छा ये बताइए चुनाव प्रचार कब समाप्त होता है? तो चुनाव समाप्ति के 48 घंटा पूर्व जो है चुनाव प्रचार जो है समाप्त हो जाता है। चलिए निम्नलिखित में कौन संघ सूची में शामिल है, शामिल नहीं है? देख लेते हैं कौन शामिल। नागरिकता बिल्कुल शामिल है। वहीं बात करें डाक घर बचत बैंक, ये भी शामिल है। कृषि आय से भिन्न आय कर पर ये शामिल है। कीमत नियंत्रण ये शामिल नहीं है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसमें कन्फ्यूज़न नहीं करना है, कृषि आय से भिन्न कह रहा है। कृषि आय रहता तब तो ये राज्य सूची आ जाता है, लेकिन कृषि आय से भिन्न आय पर कर कह रहा है, तो ये किसमें? संघ सूची में शामिल है। हम लोग जानते हैं संघ सूची में वर्तमान में 100 विषय हैं, ये भी डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लिया जाता है। पहले 97 विषय थे। वहीं वर्तमान में राज्य सूची में 61 विषय हैं, पहले 66 विषय थे। शांति व्यवस्था, पुलिस, जेल, स्थानीय स्वशासन, कृषि, जन स्वास्थ्य, ये सारे राज्य सूची के विषय हैं। समवर्ती सूची में वर्तमान में 52 विषय हैं, पहले 47 विषय थे। शिक्षा, आर्थिक नियोजन, वन, समाचार, बिजली, श्रमिक संघ, बहुत बार एग्जाम में ये भी देखें श्रमिक संघ पूछ लिया जाता है, तो ये समवर्ती सूची में है। किस में है? समवर्ती सूची में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री ने उप प्रधानमंत्री के रूप में भी कार्य किया है? तो उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया है मोरारजी देसाई ने। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। वहीं बात करें प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? ये सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन थे? वल्लभ भाई पटेल। वहीं बात करें उसके बाद देसाई जी जो है ये उप प्रधानमंत्री जो है ये कब रहे थे?
तो 1967 में ये उप प्रधानमंत्री बने थे। वहीं बात करें देसाई जी प्रधानमंत्री रहे थे, ये प्रधानमंत्री कब रहे थे, तो 1977 से 79 के बीच ये जो है क्या रहे थे, प्रधानमंत्री रहे थे भारत के। और ये सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री बनने वाले पहले व्यक्ति थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पंचगनी किस राज्य में स्थित है, तो पंचगनी यह हिल स्टेशन है, हिल स्टेशन है और यह महाराष्ट्र में, कहाँ है, महाराष्ट्र में। उत्तराखंड की अगर बात करें तो फूलों की घाटी, तितली जिसमें विभिन्न प्रकार की तितलियां की प्रजातियां भी पाई जाती है, मसूरी और लैंसडाउन, मुक्तेश्वर, ये सारे जो हिल स्टेशन है वह उत्तराखंड में, कहाँ, उत्तराखंड। हिमाचल प्रदेश में फेमस जो हिल स्टेशन है वह कसौली, कौन सा, कसौली है, कसौली। और वहीं कसौली शिमला भी हिल स्टेशन के अंतर्गत आता है। वहीं बात करें तमिलनाडु, ये तो बहुत बार आया, ऊटी, ऊटी किस राज्य में है, तमिलनाडु, ऊटी हिल स्टेशन तमिलनाडु में। कोटलिम, कोटलिम हिल स्टेशन यह भी तमिलनाडु में है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है बोस इंडिकस निम्नांकित में से किसका वैज्ञानिक नाम है, तो हम लोग जानते हैं यह गाय का वैज्ञानिक नाम है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। वहीं भैंस का वैज्ञानिक नाम पूछा जाए तो बुबालस, बुबालस बुबालिस, बुबालस बुबालिस भैंस का वैज्ञानिक नाम है। वहीं अगर बिल्ली का पूछा जाए तो फेलिस डोमेस्टिका, फेलिस डोमेस्टिका है बिल्ली का। मेढक का तो हम लोग जानते हैं राना टिग्रीना। वहीं बात करें बकरी का, तो बकरी का जो है साइंटिफिक नेम क्या है, तो बकरी का है कैप्टा हिमटस, कैप्टा हिमटस, कैप्टा हिमटस, ये बकरी का रासायनिक नाम है। वहीं कुत्ता का अगर बात करें तो कुत्ता का जो वैज्ञानिक नाम है वह है कैनिन्स, कैनिन्स फैमिलियर्स, कैनिन्स फैमिलियर्स। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है एक निबल में कितने बीट होते हैं, तो एक निबल में कितने बीट होते हैं, एक निबल में 4 बीट होते हैं, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अच्छा हम लोग जानते हैं कंप्यूटर बाइनरी डिजिट को ही समझता है, तो समझ लेते हैं एक बाइट बराबर, एक बाइट बराबर कितना बीट होता है, 8 बीट होता है, एक बाइट बराबर 8 बीट्स। वहीं 1 किलो बाइट, जिसे 1 KB लिखते हैं, 1 किलो बाइट, इसमें 1024 बाइट होते हैं, 1024 बाइट्स होते हैं। वहीं 1 MB, 1 MB, तो 1 MB में कितना KB होता है, तो 1 MB में 1024 KB हो जाएगा, 1024 KB। वहीं 1 GB में 1024 MB होता है, 1024 MB। और 1 टेराबाइट में, 1 TB में 1024 GB होता है, और 1 पेटाबाइट में 1024 टेराबाइट होता है। चलिए समझते हैं अगला प्रश्न। बाइनरी डिजिट की बात आई तो बाइनरी डिजिट 0 और 1, 0 और 1 जो है बाइनरी डिजिट है, और कंप्यूटर जो भी हम लोग लिखते हैं उसे इसी में बाइनरी डिजिट में कन्वर्ट कर किया जाता है, और यही डिजिट को कंप्यूटर समझता है। विश्व वन्यजीव दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो विश्व वन्यजीव दिवस यह 3 मार्च को मनाया जाता है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कब, 3 मार्च को मनाया जाता है। अच्छा मार्च की प्रमुख तिथियां हम लोग जान लेते हैं। 4 मार्च को मनाया जाता है राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता दिवस, विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है 15 मार्च को, उपभोक्ता अधिकार दिवस। वहीं बात करें 20 मार्च को विश्व खुशहाली दिवस, विश्व खुशहाली दिवस मनाया जाता है। और गोरैया दिवस भी मनाया जाता है 20 मार्च को, गोरैया दिवस तो बहुत बार आया है 20 मार्च। वहीं 21 मार्च को मनाया जाता है विश्व वानिकी दिवस, विश्व वानिकी दिवस, विश्व वानिकी दिवस। और वहीं बात करें 22 मार्च तो हम लोग जानते हैं विश्व जल संरक्षण दिवस। और 24 मार्च को क्या मनाया जाता है, टीबी दिवस, टीबी दिवस 24 मार्च को। और 27 मार्च, ये भी एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, 27 मार्च को विश्व रंगमंच दिवस, रंगमंच दिवस 27 मार्च को मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, देख लेते हैं कौन सा नहीं है। 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा भारतीय मानक समय रेखा है, ये बिल्कुल सही है। भारतीय मानक समय रेखा ग्रीनविच से 6.5 घंटा आगे, यानी 6 घंटा 30 मिनट आगे रहती है, बिल्कुल गलत। ये जो है 5 घंटा 30 मिनट आगे है। तो आंसर हो जाएगा कौन सा सही नहीं है, तो केवल 2 सही नहीं है, ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
निम्न में से किसे भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो भारत का मैनचेस्टर ये हम लोग जानते हैं कहा जाता है अहमदाबाद को। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। वहीं उत्तर भारत का मैनचेस्टर ये कानपुर को कहा जाता है। किसे? कानपुर को कहा जाता है। वहीं दक्षिण भारत का मैनचेस्टर ये कोयम्बटूर को कहा जाता है। कोयम्बटूर को कहा जाता है। वहीं भारत का बोस्टन भी कहा जाता है। किसे? अहमदाबाद को। अहमदाबाद को। अच्छा, जब आया मैनचेस्टर की बात तो आप लोग बताएं भारत में आधुनिक सूती कारखाना ये कब स्थापित किया गया था? 1854 ईस्वी में मुंबई में स्थापित किया था कवासजी डावर के द्वारा। कवासजी डावर के द्वारा प्रथम आधुनिक सूती कारखाना खोला गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सही है? कावेरी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। बिल्कुल गलत। शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर है। ये तो सही है, यानी केवल 2 सही है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गोदावरी नदी है। कौन सी नदी है? गोदावरी नदी है, जिसका उद्गम त्र्यंबकम से होता है और ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और यह इसकी कुल लंबाई गोदावरी नदी की 1465 किलोमीटर है। वहीं कावेरी की बात करें तो इसकी लंबाई 800 किलोमीटर है। तो सबसे बड़ी नदी कौन सी हो गई? गोदावरी। इसे दक्षिण की गंगा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दक्षिण की गंगा कहा जाता है और वृद्ध गंगा भी कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सही है? देख लेते हैं। भारत में सर्वाधिक भूभाग पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। बिल्कुल सही। जलोढ़ मिट्टी में पोटास एवं चूने की पर्याप्त मात्रा मिलती है। तो ये भी सही। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। काली क्रांति निम्न में से किसके उत्पादन से संबंधित है? तो काली क्रांति, कोयला मत समझिएगा, काली क्रांति संबंधित है किससे? तो ये संबंधित है पेट्रोलियम से। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। वहीं भूरी क्रांति का संबंध उर्वरक से। किससे? उर्वरक से है। वहीं रजत क्रांति इसका संबंध अंडा उत्पादन से है। गुलाबी क्रांति इसका संबंध किससे है? झींगा मछली से है। झींगा मछली से है गुलाबी क्रांति का संबंध। वहीं बादामी क्रांति का संबंध मसाला उत्पादन किससे? मसाला उत्पादन से। और सुनहरी क्रांति का संबंध फल उत्पादन से। स्वर्ण क्रांति का संबंध किससे? बागवानी से है। ये तो बहुत बार एग्जाम में आया, बागवानी से है। और लाल क्रांति का संबंध मांस और टमाटर से। मांस और टमाटर से संबंधित है, तो याद रखेंगे इसे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। देख लेते हैं। तो पायरोमीटर उच्च ताप मापी यंत्र होता है। पायरोमीटर। कैरेट मीटर तो ये हो जाएगा सोने की शुद्धता पता लगाने के लिए। और लक्स मीटर तो प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए। और हाइग्रोमीटर सापेक्षिक आर्द्रता नापने के लिए। तो आंसर हो जाएगा 3142 ऑप्शन नंबर डी। चलिए एसआई इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स को अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली के रूप में किस वर्ष अपनाया गया? तो ये अपनाया गया था 1960 ईस्वी में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1960 ईस्वी। अच्छा, 7 जो मूल एसआई यूनिट है वो कौन कौन है? तो पहला लंबाई जिसका यूनिट है एम। दूसरा पदार्थ की मात्रा जिसका यूनिट है मोल। क्या है? मोल। वहीं विद्युत धारा जिसका एम्पियर। और समय सेकेंड। द्रव्यमान केजी। ताप केल्विन। और ज्योति तीव्रता कैंडेला। ज्योति तीव्रता का एसआई यूनिट है कैंडेला। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा विटामिन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में त्वचा में बनता है? तो ये विटामिन है विटामिन डी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कौन सी विटामिन? विटामिन डी। वहीं बात करें विटामिन डी, इसकी कमी से बच्चों में रिकेट्स नामक बीमारी हो जाती है। कौन सी बीमारी? रिकेट्स नामक बीमारी होती है। विटामिन ए गाजर से सबसे अधिक गाजर से प्राप्त होते हैं और इसके कारण रतुंधी होती है, रतुंधी नामक बीमारी। विटामिन बी के कारण बेरी नामक बीमारी होती है। और विटामिन ई जनन शक्ति का कम होना, विटामिन ई के कारण जो है जनन शक्ति कम होती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन कैथोड किरण का गुण नहीं है? तो कौन सा गुण नहीं है? कैथोड किरण अदृश्य होते, बिल्कुल सही। यह फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करती, ये भी सही। इसकी वेधन क्षमता उच्च होती, बिल्कुल गलत। इसकी वेधन क्षमता उच्च नहीं होती है।
इसका वेग प्रकाश के वेग का 1/10 होता है, तो ये भी सही है। और यही बात करें कैथोड किरण, तो विद्युतीय क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा ये विक्षेपित हो जाती है। क्या हो जाती है? विक्षेपित हो जाती है। ये इसकी वेधन क्षमता अधिक नहीं होती, कम होती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जल विद्युत का उत्पादन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो जल विद्युत का उत्पादन या जो है, इसमें 2 सिद्धांत होते हैं। इसमें कौन कौन से सिद्धांत होते हैं? गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा और ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत, ये दोनों पे ये कार्य करता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 ये दोनों पद्धति पे ये काम करते हैं। निम्न में से किस अंग में आवश्यकता से अधिक शर्करा या कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहते हैं? तो किस में संचित रहते हैं? यकृत में। किस में संचित होते हैं? यकृत में संचित रहते हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। वहीं यकृत की बात करें तो यह जो है सबसे बड़ी ग्रंथि है। सबसे बड़ी ग्रंथि है जिसका वजन लगभग 1.5 से 2 kg होता है। इसी से जानते हैं हम लोग हिपेरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन होता है। किस प्रोटीन का? हिपेरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन यकृत से होता है। यकृत, इसी में पित्त का निर्माण होता है। किसमें? यकृत में। यकृत में ही मूत्र का भी निर्माण होता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। युग्मकों का निर्माण वृषण और अंडाशय की जनन कोशिकाओं में किस कोशिका विभाजन द्वारा संपादित होता है? तो ये जनन की बात करें तो निषेचन के समय जो विभाजन होता है वह होता अर्धसूत्री विभाजन। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्धसूत्री विभाजन। वहीं असूत्री विभाजन यह किस में होता है? असूत्री विभाजन तो ये होता है जीवाणु, शैवाल, प्रोटोजोआ, अमीबा, ये सारे में अर्धसूत्री विभाजन होता है। समसूत्री विभाजन तो एक जनन कोशिका से 2 संतति यानी डॉटर सेल का निर्माण होता है समसूत्री विभाजन से। और निषेचन के समय अर्धसूत्री विभाजन होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, अधिकांश प्राणियों के जीवित पदार्थ का लगभग 80% क्या होता है? तो 80% होता है प्रोटीन। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होता है? प्रोटीन होता है। प्रोटीन शब्द सबसे पहले किसने दिया? ये एग्जाम में आया हुआ है। तो जे बर्जेलियस ने सबसे पहले प्रोटीन शब्द का नामकरण किया था। वहीं बात करें प्रोटीन तो यह एक जटिल कार्बनिक यौगिक है जो 20 एमिनो एसिड से बनता है। 20 एमिनो एसिड से इसका निर्माण होता है। ऊर्जा उत्पादन और शरीर की मरम्मति करना में ये सहायक होते हैं। वहीं बच्चों में इसकी कमी से मरारमस और क्वाशियोयोर्कर नामक बीमारी होती है, प्रोटीन की कमी से। अच्छा, सबसे अधिक ऊर्जा किससे मिलता है? तो वसा से मिलता है। 1 ग्राम वसा, अगर 1 ग्राम वसा है तो उससे लगभग हमें ये 1 ग्राम अगर वसा है तो इससे कितना कैलोरी ऊर्जा हमें प्राप्त होगी? तो 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा हमें प्राप्त होगी 1 ग्राम वसा से, जो सबसे अधिक मिलती है। चलिए, वहीं विटामिन से हमें कोई भी ऊर्जा नहीं मिलती है। विटामिन से कोई भी ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन उत्तरदायी पदार्थ है जो जैविक सिस्टम में रासायनिक की प्रक्रिया को तेज करता है? तो रासायनिक प्रक्रिया को तेज करता है एंजाइम। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कौन करता है? एंजाइम करता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अन्य नाम से लाल रक्त कणिकाएं यानी आरबीसी को जाना जाता है? तो आरबीसी का अन्य जो नाम है वह है इरिथ्रोसाइट्स। क्या है? इरिथ्रोसाइट। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। वहीं डब्ल्यूबीसी का दूसरा नाम पूछा जाए तो ल्यूकोसाइट। क्या है? ल्यूकोसाइट। यह डब्ल्यूबीसी का अन्य नाम है। वहीं बात करें आरबीसी, तो आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। अस्थि मज्जा में इसका निर्माण होता है। इसका जीवन काल 20 से 120 दिन होता है और इसकी मृत्यु प्लीहा में हो जाती है। किस में हो जाती है? प्लीहा में इसकी मृत्यु हो जाती है। वहीं हीमोग्लोबिन जो है यह आरबीसी में पाया जाता है, जिसका काम है ऑक्सीजन का परिवहन करना। हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया नामक बीमारी हो जाती है। वहीं बात करें डब्ल्यूबीसी,
तो WBC का अगर पूछा जाए जीवन काल तो 2 से 4 दिन होता है, 2 से 4 दिन। और इसका निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में होता है। कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में होता है। चलिए, मगरमच्छ में हृदय होता है, तो मगरमच्छ में 4 कक्षीय हृदय होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जितने भी सरीसृप हैं, सरीसृप और उभयचर, उभयचर इसके जो उभयचर इसके जो हृदय होते हैं वह 3 कक्षीय होता है, 3 कक्षीय होता है। लेकिन अपवाद में है मगरमच्छ, मगरमच्छ में 4 कक्षीय होता है। इसका जो हृदय होता है वह 4 कक्षीय होता है। छिपकली में भी कितने होते हैं? छिपकली में 3 कक्षीय होते हैं उसके हृदय में। शार्क की बात करें, शार्क, तो इसके हृदय 2 कक्षीय होता है। कितना होता है? 2 कक्षीय होता है। और तिलचट्टा की बात करें तो इसका हृदय बहुत बड़ा होता है, 13 कक्षीय होता है। कितना? 13 कक्षीय होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेफ्रिडिया किस संघ के जीवों का उत्सर्जी अंग है? तो नेफ्रिडिया यह किस जीवों का उत्सर्जी अंग है? यह एनेलिडा का। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। उदाहरण अगर बात करें तो एनेलिडा संघ में कौन कौन आते हैं? तो केचुआ, जोंक, नेरिस ये सारे एनेलिडा संघ में आते हैं। वहीं बात करें ऑर्थोपोडा संघ तो ये सबसे बड़ा जंतु संघ है, सबसे बड़ा जंतु संघ है। जितने कीट, तितली, तिलचट्टा, झींगा और ये खटमल ये सारे किस में आते हैं? ऑर्थोपोडा संघ में आते हैं। किसमें? ऑर्थोपोडा संघ में आते हैं। वहीं मोलास्का की बात करें तो इसका सीधा सा फंडा है कि जिसका शरीर मुलायम होता है, जैसे ऑक्टोपस, किस में आते हैं? मोलास्का संघ में आते हैं। चलिए अच्छा, मनुष्य यह कार्डेटा संघ में आता है। कौन सा संघ में? कार्डेटा संघ में आता है। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से कुल स्थिरीकृत कार्बन डाइऑक्साइड का लगभग आधा भाग पर कौन स्थिरीकृत करता है? तो ये शैवाल करता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कौन करता है? शैवाल करता है। शैवाल का अध्ययन क्या कहलाता है? फाइकोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? फाइकोलॉजी कहलाता है शैवाल का अध्ययन। वहीं कवक, तो कवक का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। अच्छा, कवक का कोशिका भित्ति किसका बना होता है? काइटिन का बना होता है। ये भी एग्जाम में आया हुआ। किसका बना होता है? काइटिन का बना होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रजनन के लिए फूलों में आवश्यक अंग कौन सा होता है? तो प्रजनन के लिए फूलों में आवश्यक अंग होता है पुंकेसर और स्त्री केसर। बहुत बार हम लोगों ने प्रश्न में भी देखा है। ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए मैप में देख लेते हैं, पुंकेसर कौन सा भाग होता है और स्त्री केसर कौन सा भाग होता है। तो फूल की बात करें तो इसका जो मादा वाला जो भाग होता है उसे कहते हैं स्त्री केसर। क्या कहते हैं? स्त्री केसर। ये वाला जो भाग है फूल का ये कहलाता है मादा जनांग और यही स्त्री केसर हुआ। और अगर इसमें नर भाग कहा जाए तो ये पुंकेसर, ये वाला जो भाग है ये कहलाता है पुंकेसर। और स्त्री केसर में इसमें 3 पार्ट, इसमें 3 भाग होते हैं। ऊपर वाला ये जो भाग होता है जहाँ से ये परागकण आके यहाँ पे आता है तो ये कहलाता है वर्तिकाग्र। उसके बाद ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये वर्तिका, और ये नीचे वाला जहाँ पे फूल जो है बैठते हैं उसे ये कहलाता है अंडाशय। क्या कहलाता है? अंडाशय। तो ये वाला भाग हुआ स्त्री केसर और ये वाला भाग हुआ, ये वाला भाग, ये क्या हुआ? इसका जो है फूल का नर भाग होता है जिसे पुंकेसर कहा जाता है। चलिए, मनुष्यों में अनैच्छिक क्रियाएं जैसे रक्त दबाव, लार, उल्टी को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो ये मेंडुला ऑब्लिंगेटा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। समझे अगर तो मनुष्य का जो मस्तिष्क है उसे 3 पार्ट में बांटते हैं। आगे वाला पार्ट को कहते हैं अग्र मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क, इसी में होता है सेरिब्रम। सेरिब्रम इसका काम याददाश्त, बुद्धिमत्ता, स्मृति, ऐच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण। इसी में होता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस इसका काम तो जल का उपाचय करता है। पसीना, गुस्सा, खुशी, प्यार ये सारे हाइपोथैलेमस नियंत्रित करता है। थैलेमस की बात करें तो ठंडा गर्मी, दर्द यानी बाहरी चीज़ों से लगाव, ये इसका नियंत्रण करता है थैलेमस। उसके बाद मध्य मस्तिष्क में 2 भाग, कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना, ये दृष्टि और श्रवण शक्ति नियंत्रित करता है। और इसी मध्य में होता है सेरिब्रम पिंडिकल, यह तंत्रिका तंत्र को जोड़े रहता है। और फिर पीछे वाला जो पश्च मस्तिष्क है उसमें उसका भाग है सेरिबेलम। यह जो है संतुलन बनाए रखता है शरीर का।
और इसी का भाग है मेंडुला ऑब्टागेटा। तो यह हम लोग जानते हैं रक्त दबाव, लार, उल्टी आदि का नियंत्रण करता है, श्वसन और अनैच्छिक क्रियाओं का भी नियंत्रण करता है। वहीं बात करें इसी का भाग होता है पोन्स बेरोली, जो सेरिबलम का जो पीछे वाला दोनों भाग होता है उसे जोड़े रखता है। तो सारे आप लोग ध्यान से देखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है विश्व का सबसे गहरा भाग किस महासागर में स्थित है? तो सबसे गहरा भाग मरियाना गर्त है जो प्रशांत महासागर में स्थित है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। किस में स्थित है? प्रशांत महासागर में। और सबसे बड़ा महासागर की बात करें तो यही प्रशांत महासागर है। वहीं सबसे छोटा महासागर की बात करें तो आर्कटिक महासागर है। दूसरा सबसे बड़ा महासागर है अटलांटिक महासागर, और उसके बाद हिंद महासागर। प्रमुख महासागरों की बात करें तब। चलिए देखते हैं अगला। कश्मीर की घाटी कांगड़ा और कुल्लू घाटी स्थित है। तो ये मध्य हिमालय या लघु हिमालय में स्थित है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। महान हिमालय, महान हिमालय जिसे बृहद हिमालय भी कहते हैं, तो इसके अंतर्गत जोजिला श्रेणी इसी के अंतर्गत स्थित है। और जितने भी ऊंची श्रेणी है वह सारे किस में है? महान हिमालय के अंतर्गत आते हैं। किस में आते हैं? महान हिमालय। वहीं ट्रांस हिमालय की बात करें तो काराकोरम, लद्दाख और जास्कर श्रेणियाँ यह किस में आते हैं? यह ट्रांस हिमालय में आते हैं। वहीं बात करें जितने भी घूमने वाले प्लेस हैं सारे किस में हैं? लघु हिमालय के अंतर्गत आते हैं। कुल्लू, मनाली, ये शिमला, ये सारे लघु हिमालय के में आते हैं। वहीं शिवालिक की बात करें तो हिमालय में प्रवेश वाला क्षेत्र, तो निचला जो क्षेत्र है वह आता है किस में? तो ये शिवालिक में आता है। पीर पंजाल और महाभारत श्रेणी यह भी आते हैं लघु हिमालय में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस चट्टान के परतों में खनिज का निक्षेपण या संचयन होता है? तो ये होता है अवसादी चट्टान। किसमें? अवसादी चट्टान में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसी से कोयला जो है किससे प्राप्त होते हैं? अवसादी चट्टान। तो कोयला अवसादी चट्टान। वहीं आग्नेय चट्टान, तो इसमें कोई भी जीवाश्म नहीं होगा क्योंकि ये आग से बना होता है, तो इसमें कोई भी जीवाश्म नहीं होता है। वहीं कायंत्रित चट्टान, तो हम लोग जानते हैं संगमरमर वगैरह, ये सारे जो है कायंत्रित चट्टान के उदाहरण हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, और ये आज का अंतिम प्रश्न है। निम्नलिखित में से उस कृषि प्रणाली को दर्शाती है जिसमें एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है, तो वह कृषि कहलाता है रोपण कृषि। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यह व्यावसायिक कृषि का रूप है। चाय, कॉफ़ी आदि इसके तहत किए जाते हैं। स्थानांतरित कृषि की बात करें तो इसके अंतर्गत क्या किया जाता है? जंगलों को काटा जाता है और जलाकर भूमि के क्षेत्र को साफ करके कृषि की जाती है। इसे ही हम लोग झूम कृषि या स्लैश एंड बर्न कृषि भी कहा जाता है। बागवानी कृषि की बात करें तो व्यापक क्षेत्र जिसमें फसलों की विविधता हो, इसी एक ही जगह फल, सब्जी, फूल, मसाला आदि का उत्पादन बागवानी कृषि कहलाती है। गहन कृषि, तो अत्यधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र में ज़्यादा फसल उत्पादन के लिए जो है उसमें हम लोग रासायनिक जैव का प्रयोग ज़्यादा करेंगे, सिंचाई ज़्यादा करेंगे, तो वैसा कृषि कहलाती है गहन कृषि। तो ये था दोस्तों एडिटोरिया की तरफ से बेहतरीन सेट, बहुत ही अच्छा सेट है। सारे प्रश्न को हम लोगों ने अच्छे से समझने का प्रयास किया है। आप लोग कोशिश भी करेंगे इसी तरह से पढ़ने का, ताकि एक क्वेश्चन से हमें 4-5 क्वेश्चन तो कम से कम जरूर क्लियर हो जाए। दोस्तों अगर वीडियो वास्तव में अच्छा लगा हो तो लाइक कर देंगे और अपने अपने ग्रुप में शेयर कर देंगे। धन्यवाद दोस्तों।